all these guidelines are followed. समाप्त हो गया माननीय सदस्य। Thank you, sir. धन्यवाद। श्री अरुण सिंह जी। आपने बोलने का मौका दिया। केंद्रीय बजट 2024-25 20 मिनट है। 2024-25 जो सदन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, उसका चारों ओर से प्रशंसा हो रही है। चाहे आमजन हो, चाहे छोटे बड़े व्यापारी हो, चाहे अर्थशास्त्री हो। अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और पत्र पत्रिकाओं में भी इस बजट की चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। सर, इस बजट को अगर देखें तो यह बजट रोजगार परक भी है। किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, उनकी स्किलिंग किया जाए और उनको अलग अलग रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जाए। यह बजट हमारे गरीब कल्याण के प्रति समर्पित भी है। किसान के उत्थान के लिए इसमें बहुत सारे बातें हैं और यह बजट महिला सशक्तिकरण के प्रति भी प्रतिबद्धता इसमें दिखती है। यह बजट जहां देश में सबसे बड़े रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर है, उस एमएसएमई सेक्टर को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, अधिक से अधिक उनकी वो रोजगार दे सके, इसके लिए भी अनेकों इसमें उपाय किए गए हैं। यह बजट में सरलीकरण भी है। इसके साथ साथ अगर हम कुल मिलाकर के इसको नेटसल में देखें तो अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने के दिशा में यह बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने सदन में रखा है। मान्यवर, यह बजट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए मैं कहूँगा कि देश में 60 साल बाद पहली बार किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव हुआ और वह जीत करके आए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीत करके आए। यह बजट इसलिए भी ऐतिहासिक है कि देश में वित्त मंत्री जी ने जब बजट रखा तो सामान्य रूप से दो बार 3 बार लोग रखते हैं, लेकिन अब पहला ऐसा मौका है मोरारजी देसाई के बाद कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 7वीं बार बजट को जनता के समक्ष रखा है। और यह इस बात को दर्शाता है कि लोगों को किस प्रकार का अटूट विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में, उनके कार्यों में और जो उनकी किए जा रहे कार्य उसकी उपलब्धियों में है। मानवर, अगर पूरा बजट का साइज देखें तो, क्योंकि बजट में अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह 48,21,000 करोड़ का है और यूपीए का जब समय था, जब उसमें 13-14 का अगर बजट देखें तो 16,65,000 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह जो बजट रखा गया है, इसमें जो खर्चे होंगे यूपीए के समय से 3 गुना अधिक खर्चे हो रहे हैं विकास के लिए। इसी के साथ साथ अगर आमदनी भी देखें तो यह सबको मालूम था कि जब यूपीए की सरकार थी किस प्रकार से लीकेज था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार था, चारों ओर अंधकारमय ही था। उस समय अगर हमारे बजट को देखें तो इसमें 32,07,000 करोड़ का इसमें पूरा रेवेन्यू है, इतना रिसीट है और यूपीए के समय में यह 32 लाख के जगह केवल 10,55,000 था। अब 10,55,000 में क्या खर्च करेंगे, क्या लोगों को राहत दे पाएंगे, यह सोचने के विषय है। और आर्थिक विकास किस प्रकार से उसमें चल रहा था वह लोगों को सभी को मालूम ही है। माननीय यूपीए के समय में लाल फीताशाही थी, पॉलिसी पैरालिसिस था, उसके घोटाला पे घोटाला था, मंत्री अधिकारी जेल में जा रहे थे और टॉप 5 फ्रेजाइल कंट्री में भारत का नाम था। टॉप 5 फ्रेजाइल मतलब लो ग्रोथ सबसे कम, दूसरा हाई इन्फ्लेशन सबसे अधिक, हाई एक्सटर्नल डेट और पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, इनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई थी। यह यूपीए का समय था, लोग चिंता इस पर व्यक्त कर रहे थे और पत्र पत्रिकाओं में भी इस बात का उल्लेख लगातार हो रहा था। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था का परिणाम है कि आज
इतने बड़े बजट को हम सदन के सामने रख रहे हैं जिससे जनता का कल्याण होगा। और इसी का नतीजा है कि जब हमारा बजट का साइज बढ़ रहा है, यूपीए के समय में 11वीं अर्थव्यवस्था हम थे, लोगों को लग नहीं रहा था कि 11वीं अर्थव्यवस्था हम होंगे, क्योंकि उस समय के जो न्यूज़पेपर थे वह जो कोट करते थे वह यही कोट करते थे, फिर एक बार करप्शन, फिर एक बार पॉलिसी पैरालिसिस। लेकिन बजट का साइज लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण जो 11वीं अर्थव्यवस्था थी उसे हम 10वीं या 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच चुके हैं। और यह हम नहीं, पूरा देश ही नहीं, वैसे विश्व के सभी संगठन, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये सभी एक सुर से कह रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ढेर सारा अभिनंदन, मैं वंदन करता हूँ। मैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में मान्यवर आपके समक्ष रखता हूँ। हमारी जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है, वित्त मंत्री जी ने लगातार किस प्रकार से वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाए, हमारे फिस्कल डिसिप्लिन है उसको कायम करते हुए खर्चा भी किया जाए, लोगों को जो आम जनमानस है उनको मदद भी किया जाए, विकास भी किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पूरे के तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। माननीय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 11,11,000 करोड़ का, एक कोई छोटी सामान्य बात नहीं है। यूपीए के समय में 2-2.5 लाख करोड़ भी नहीं होता था। अगर 11,11,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसी का नतीजा है कि चारों ओर सड़कों का जाल फैल रहा है। कहीं भी अगर यहाँ से चले जाइए, मेरठ चले जाइए 40 मिनट, जयपुर चले जाइए 2.5 घंटे में, देश के कोने में कहीं भी एक दूसरे स्थान पे जाइए जहाँ 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, अब तुरंत आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वह समय की दूरी इतनी कम हो गई है कि लोगों को जाने में सुविधा मिलती है। और इसी का नतीजा है कि आज एयरपोर्ट भी हमारे डबल हो गए। इसी का नतीजा है, हमारे रेल मंत्री जी बैठे हैं, किस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन चल रही है, अलग अलग हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। रेलवे की जो हमारे ट्रैक है उसमें 3 गुना तेजी से उस पर रफ्तार पे काम हो रहा है। अनेकों जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, वह उसकी देन यही है कि मोदी जी की प्राथमिकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खूब पैसा खर्च करो। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्रिएट करते हैं, तो पैसे का सर्कुलेशन भी एक बार नहीं करीब 3 बार होता है। इसी के कारण हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। माननीय, यह जो वित्तीय अनुशासन है, यह अनेकों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर कोई कंजूसी नहीं किया, फिर भी इसको मेंटेन किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, उसके भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो 5 साल तक लगातार मिलता रहेगा। किसानों को 60,000 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन है। यही यूपीए की सरकार थी, हमको मालूम है कि एक बार इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का लोन वेवर किया और उस लोन वेवर करने के बाद कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, लगातार उसको 10 साल तक ढिढोरा पीटते रहे। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है कि 60,000 एक साल के लिए नहीं, बल्कि 60,000 हर साल किसानों को उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम कर रही है। इसके अलावा यह कांग्रेस की समय था, लोगों के पक्के घर मकान बनते नहीं थे, लेकिन पक्के घर मकान सबके होने चाहिए। उस समय हमको मालूम है कि जो मकान बनते भी थे इंदिरा आवास योजना में, आधा पैसा तो उसमें रिश्वत में चला जाता था। और आप अगर गांव में जा कर के देखेंगे इंदिरा आवास योजना में, उसमें भूसा दिखेगा, उसमें रहने लायक वो मकान नहीं है, क्योंकि करप्शन के भेंट चढ़ जाता था। आज 4 करोड़ मकान बन गए, 3 करोड़ मकान बनाने की और घोषणा हुई है, और उसके साथ साथ 1 लाख करोड़ मकान अर्बन एरिया में यह भी बनाने के लिए इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। युवा को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनको अनेकों काम करने की सुविधा मिले। इसके लिए जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कोई कल्पना कर सकता था कि 10-20 हज़ार करोड़ नहीं बल्कि 1,48,000 करोड़ रुपए युवाओं को इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है।
कि वह अपने स्किल को बढ़ाएं, नौकरी करे, अप्रेंटिस करे और उसके बाद जा कर के वो अपना भी उद्योग खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और जाके कहीं नौकरी भी कर सकते हैं। ऐतिहासिक कदम है, देश भर का युवा इसके लिए अभिनंदन कर रहा है, वंदन कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव, उनकी सरकार प्रतिबद्ध थे। तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान है। हमारा गांव, जब तक गांव में विकास नहीं होगा तो हम देश की विकास की कल्पना नहीं कर सकते। देश की आबादी, अधिकांश आबादी गांव में रहती है। हमारे मूल आत्मा जो है, देश की मूल आत्मा गांव में ही बसती है। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान है। सबको पीने का पानी मिले, 70,000 करोड़ रुपए भी इसमें प्रावधान है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि फिजिकल डिसिप्लिन, अपना वित्तीय अनुशासन को भी मेंटेन किया और उसके साथ साथ खर्चों में भी कटौती नहीं किया। यह गरीब और किसान के प्रति समर्पित किस प्रकार से हमारी सरकार है, इसमें दिखता है। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है कुल मिलाकर के 4.9% है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद, इतना अधिक खर्च करने के बाद भी 4.9% है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी सरकार मोदी जी के मूल मंत्र से चल रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, अगले वर्ष 2025-26 अगले वर्ष या अवश्य रूप से हम 4.5% जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कामयाब करने में सफल होंगे। दूसरा फाइनेंशियल इंडिकेटर है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब होता है हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हमारा पैसा बाहर जा रहा है विदेशों में और कितना विदेश से पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो यह देश की समृद्धि और देश के उद्योग की जो कॉम्पिटेंसी है उसको दर्शाता है। अब यूपीए के समय में हम सबको मालूम है कि 2012-13 में क्या स्थिति थी। हमारे जयराम रमेश जी बैठे हैं। यूपीए के समय में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वह -4.8 था, जो अलार्मिंग था। स्थिति ए आ गई थी कि आने वाले समय में न इंपोर्ट कर पाएंगे, न तेल आएगा। यह स्थिति यूपीए के समय में थी। और आज हमारे समय में इसको अगर देखेंगे तो यह जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 1% से भी कम है, -1% से कम है। इसका यह इसलिए हुआ कि पहले इनके समय में 2 मोबाइल कंपनियां थी, अब 200 से अधिक मोबाइल कंपनियां हैं। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हम 49,000 करोड़ रुपए का मोबाइल इंपोर्ट करते थे। जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। और अब केवल 7,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब मोबाइल कंपनियां अधिक से अधिक भारत में बन रही है। पहले हम इनके समय में एक्सपोर्ट तो न के मात्र के बराबर था, 1,500 करोड़ रुपए का मोबाइल का एक्सपोर्ट होता था, बताइए। और हमारे समय में, इनके समय में नगण्य था। यूपीए के समय में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने PLI लिया है, लोगों को प्रोत्साहित करे, हमारा एक्सपोर्ट, मोबाइल का एक्सपोर्ट 1,28,000 करोड़ रुपए विदेशों में हो रहा है। इसलिए हमारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, आज नए नए उद्योग लग रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। यह 29.29 बिलियन डॉलर है और यह पिछले साल से 23% बढ़ा हुआ। मतलब लगातार हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, लगातार ग्रोथ की दिशा में है और डबल डिजिट से ऊपर की दिशा में है। हम डिफेंस के लिए जरूर कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स भी विदेशों से मंगाए जा सकते थे। क्या इतने साल आज़ादी के, इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, क्या वह पार्ट्स यहाँ नहीं बन सकते थे क्या? या क्या हमारे यहाँ कॉम्पिटेंसी नहीं थी क्या? लेकिन इस करने की इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे कुछ अच्छे और थी कि हमने बहुत सारे घोटाले, अगस्त वेस्टलैंड घोटाला, बोफोर्स घोटाला, इतने घोटाले सुने थे। इनके पीछे घोटाला था कि जितना सामान डिफेंस का ही इंपोर्ट करोगे उतना कहीं न कहीं उसमें किकबैक में जाएगा। अब हमारे समय में मोदी जी के नेतृत्व में डिफेंस का एक्सपोर्ट 20,915 करोड़ है, जो इनके समय से 18 गुना अधिक हम लोग आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस का, और लगातार बढ़ रहा है। हमारा डिफेंस का जो पूरा
आज के दिन में जो उत्पादन है वो 1,26,000 करोड़ रुपए है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह इसलिए हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सिद्धि से प्राप्त करने के लिए अनेकों योजनाएं वह लिया है। इन्फ्लेशन की बात हम सबको मालूम है, यूपीए का समय था, उस समय इन्फ्लेशन क्या था? 2009 में 11%, 2010 में 11.99%, 2011 में 9%, 2012 में 9.48%, 2013 में 10.02%, मतलब डबल डिजिट का इन्फ्लेशन था। और आज कांग्रेस की पार्टी ज्ञान देने का काम कर रही है। डबल डिजिट का इन्फ्लेशन एक साल नहीं, लगातार 5 सालों तक था। और यह मोदी जी की सरकार है जिन्होंने इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखने का काम किया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और ये हमको सिखाएंगे। और एफडीआई के बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे, आज चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे अनेकों पत्र पत्रिकाएं आज भारत को स्टार परफॉर्मर बोल रहे हैं, ब्राइट स्पॉट बोल रहे हैं, अलग अलग संज्ञा से आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। आईएमएफ ने कहा ग्लोबल ग्रोथ में भारत का 16% होगा, जो विश्व आने वाले समय में जो भारत का ग्लोबल ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है, आने वाले समय में भारत विश्व के लिए संकट मोचन के रूप में साबित होगा। ये आईएमएफ ने कहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। आप भूल गए 28 अगस्त, कांग्रेस के लोग भूल गए 28 अगस्त 2013 को इनके समय में रुपया क्या फ्लक्चुएशन होता था। 28 अगस्त 2013 को जब यूएस का फेडरल रिजर्व ने कोई घोषणा की, उसके बाद एक दिन में 29% रुपया गिर गया, जो 18 सालों के सबसे अधिक कमजोर रुपया हुआ। यह इनके समय के कारतूत थे। बाहर से पैसा आता था, वो ईसीबी के माध्यम से आता था, वो प्रोमिसरी नोट, उसमें कितना बड़ा घोटाला था वह सबको मालूम ही है। आज हमारे इनके समय में जो 10 सालों में $298 बिलियन इतना ही केवल एफडीआई आया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में $298 बिलियन की जगह $667 बिलियन आया है, जो 2 गुना से अधिक है। इसी प्रकार से फॉरेक्स रिजर्व इनके समय में 304 था और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में 668 बिलियन है, जो सिंगापुर, जर्मनी, रसिया, यूके, स्पेन, ब्राजील, इससे ऊपर हम चौथे नंबर पे फॉरेक्स रिजर्व के रूप में भारत जाना जाता है। यह है। बैंकिंग के बारे में जरूर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो फोन बैंकिंग थी, किस प्रकार से एनपीए बढ़ रहे थे 7%, 8%, 10%। मोदी जी ने 2016 में आईबीसी लिया है और आईबीसी के बाद ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जाए, उसका नतीजा है कि 100 से अधिक कंपनियों को 3,30,000 करोड़ रुपए का उनका लोन रिजॉल्व भी हुआ। उसी के साथ 28,000 ऐसे केस हैं जो आईबीसी के डर से वह 10 लाख करोड़ के एसेट एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गए। इसका मतलब वह जो बैड डेट से एनपीए थे वो किस प्रकार से एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो देखने की बात है। और उनके समय लॉस था। आज पीएसयू बैंक का ही केवल ले लें तो 1,40,000 करोड़ रुपए आज पीएसयू बैंक का प्रॉफिट है। और तो और डिविडेंड पीएसयू बैंक देने लगे। 19 जुलाई को देखें 4 बैंकों ने 6,481 करोड़ रुपए सरकार को डिविडेंड देने का काम किए। एसबीआई 6,959 करोड़ रुपए देने का काम 21 जून 2024 को, तो पहले लॉस में थे, उनको कैपिटल देना पड़ता था, अब वो डिविडेंड सरकार को दे रहे हैं। एक कितनी बड़ी चेंज है। या इसलिए हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अगर नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं। और यही इच्छित परिणाम। जीडीपी आज हमारे विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली जीडीपी भारत की है, ग्रोथ रेट। और वह ग्रोथ रेट 1 साल नहीं 3 सालों में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। जहां मैक्सिको के 2.2, साउथ अफ्रीका का 0.9, चाइना का 5%, रसिया का 3.2, इंडिया के 7% से ऊपर है और 3 क्वार्टर में 8% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ है। मध्यम वर्ग के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग के लिए टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया और उस टैक्स स्लैब के माध्यम से अगर इनके समय में कंपेयर करेंगे तो 8 लाख जो इनकम है उसको 78,000 रुपए का लाभ हो रहा है। जो 12 लाख जिसकी इनकम है वह
उसको 7,800 लाभ हो रहा है, जो 12 लाख की इनकम है उसको 13,400 रुपए इनकम टैक्स के माध्यम से ये लाभ हो रहा है। इस प्रकार से मैं यही कहूंगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न में इतना गुना जंप हुआ है, 3.8 करोड़ रुपए। कहते मध्यम वर्ग मर गया, कहां से भाई? जब 3 करोड़ 80 लाख रिटर्न आपके समय फाइल होते थे, आज मोदी जी का नेतृत्व है, उनकी नीतियां हैं, 8 करोड़ 18 लाख रिटर्न पिछले साल फाइल हुए हैं। डीमैट अकाउंट थोड़ा सा था, आज 15 करोड़ 10 लाख डीमैट अकाउंट खुल गया। यही मैं एक कविता के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काशी में एक कविता कहा था, वह कविता केवल कह के समाप्त करूंगा। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसले का मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नई हिंद की भुजाए, बदलते भारत की तो यही पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा, अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही न्यू इंडिया का सरोकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। स्पेशल मेंशन माननीय सदस्य श्री